कि आप अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काम कर रहे हैं, सरकारी भी काम कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर आजकल एक बात ये भी आ रही है कि वो प्रॉफिट मेकिंग पर उनका जोर ज़्यादा है। मगर आज की बात करें या किसी भी दौर की बात करें, किसी भी समय की बात करें, एक सिचुएशन लेते हैं और इस चीज़ के पेपर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी मुद्दा समझना हो 2-3-4 एग्जाम्पल्स दिमाग में लाइए, एग्जाम्पल से समझिए और जब यूपीएससी या पीसीएस का कोई अगर आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पूछा जाए, कोशिश करके उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लिख के एक एग्जाम्पल जरूर दें ताकि परीक्षा के दिमाग में एकदम ये नक्शा बैठ जाए कि आप इस कंसेप्ट से क्या समझते हैं और कितनी बारीक आपकी समझ उस मामले में। एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं ओपीडी में या मान लीजिए सर्जरी है किसी की, उसके लिए एडमिशन के लिए आते हैं। एक व्यक्ति है जो कि गरीब आदमी है, उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के बेटे का, बेटी का, किसी का ऑपरेशन होने वाला है, पत्नी का या पति का ऑपरेशन होने वाला है। मान लीजिए सर्जरी महंगी है, पर वो व्यक्ति नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे की सर्जरी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज करे, जो कि स्वाभाविक है, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा। उसने कहीं से पूछा तो किसी ने बताया कि भाई एक्स हॉस्पिटल जाओ, एक्स हॉस्पिटल सबसे अच्छा इस सर्जरी के लिए है। तो एक्स हॉस्पिटल गया, उसने पता किया, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है और कल्पना कीजिए कि एक्स हॉस्पिटल ने कहा कि इस सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए आपको देने होंगे। इस व्यक्ति का बजट इतना नहीं है, इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि ये 10-20 हज़ार तक तो आराम से खर्च कर सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा खर्च करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने बताया कि नहीं यार, तुम कहीं और भी जा सकते हो, वाई में चले जाओ, एक्स में जाते हो, वाई हॉस्पिटल में यही सर्जरी 1 लाख रुपये में हो जाएगी और वो भी अच्छा हॉस्पिटल है। और इसके मन में बैठा हुआ कि नहीं, अपने बच्चे की तबीयत से कोई समझौता कैसे करूँ, अपने बच्चे के जीवन से कोई समझौता कैसे करूँ। और अंत में उसने तय किया कि वो एक्स हॉस्पिटल जाएगा और वहाँ बात करेगा और जैसे भी होगा वहीं सर्जरी करवाएगा। और उसने ये तय कर लिया कि वो अपना घर बेच देगा या वो खेत बेच देगा ताकि उस बच्चे की सर्जरी ठीक से हो सके। और फिर वो एक दिन एक्स हॉस्पिटल में गया है अपने पैसे इकट्ठे करके सर्जरी की पेमेंट करने के लिए और डेट लेने के लिए कि ऑपरेशन कब होगा। अब सिचुएशन देखिए, वहाँ रिसेप्शन काउंटर पे या एडमिशन वाले डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की नौकरी ये है कि वहाँ जो भी है उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें समझाए कि हमारा हॉस्पिटल सबसे अच्छा क्यों है, ये समझाने की उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, ये समझाने के लिए उसको अच्छा खासा वेतन मिलता है और उसका वेतन काफ़ी अच्छा वेतन है जो किसी भी दूसरे हॉस्पिटल से, किसी दूसरे संस्थान से बेहतर वेतन उसको मिलता है। अब जब ये व्यक्ति उसके पास आया, सामने काउंसलर बैठा है या बैठी, जो भी आप कल्पना करें, और इस व्यक्ति ने कहा कि देखिए मेरा एक ही सपना है कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं इसके लिए बहुत सुन के आया हूँ कि आपका हॉस्पिटल सबसे अच्छा है। पैसे नहीं थे तो मैंने अपना घर बेचने का फैसला कर लिया है और मैंने घर के बदले पेश नहीं जो पैसा मिला वो लेके आया हूँ और मैं ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। बस एक बार उसने, मतलब बड़ी प्रकार में है वो, और उसने सामने बैठे स्टाफ मेंबर से जिसकी उम्र कम है, कल्पना कीजिए कि लड़की बैठी जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, उससे कहा तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, बेटा मुझे सच सच बताना, मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, मैं अपना घर बेच के ऑपरेशन करवा रहा हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा कि एक्स हॉस्पिटल के बजाय वाई में चले जाओ, वहाँ ऑपरेशन सस्ते में होगा और ठीक भी हो जाएगा, और मैं अपने बच्चे से कैसे समझौता करूँ। तो बेटा तुम भी मेरे बच्चे की उम्र की हो, तुम ईमानदारी से बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और सच ये है कि एक्स हॉस्पिटल जिस वजह से फेमस है, जिस डॉक्टर की वजह से फेमस है, वो डॉक्टर उसे छोड़ के जा चुका है। और एज्यूम कर लीजिए कि वाई हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर काम करता है, एक्स हॉस्पिटल की टीम वाई हॉस्पिटल की टीम ऑलमोस्ट बराबर है, कोई खास अंतर उनमें नहीं है। एक्स में सुविधाएं भी लगभग जितनी है उतनी वाई में भी सुविधाएं। और इस रिसेप्शन काउंटर पर या एडमिशन काउंटर पर बैठी हुई इस महिला को इस बात का इल्म है, इस बात का एहसास है कि वाई हॉस्पिटल भी कम नहीं है, बराबर है। उसको ये भी लग रहा है कि आदमी बहुत गरीब है, इतना खर्चा करके आ रहा है यहाँ पर, नुकसान करवा लेगा। उसकी मन बड़ी गहरी दुविधा है, इसे बोलते हैं नैतिक दुविधा या मॉरल डायलेमा, एथिकल डायलेमा। अब दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि जो हॉस्पिटल उसे ट्रेनिंग देता है, उसे सैलरी देता है, जिस सैलरी से उसे घर चलता है, उसे कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है हॉस्पिटल में कि आपको इस चेयर पर होते हुए अपने हॉस्पिटल के बारे में अच्छी बातें ही बतानी है, और यदि लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ एडमिशन लेंगे, यहाँ ऑपरेशन करवाएंगे, तो ही ये पूरा सेटअप चलेगा, सबको वेतन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो उसके अंदर एक पक्ष है जो कहता है कि वो ये कहे कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक जगह आ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर मेरे पैसे जमा कीजिए, आपका बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा, इससे अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है, वाई का तो नाम ही मत लीजिए, जो बात टेक्स्ट में है वो बात वाई में कहा। लेकिन जब कोई बोलती है तो उसके अंदर से एक भूख सी उठती है, उसको लगता है कि नहीं, उसे ये नहीं बोलना चाहिए। और जैसे ही एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि उस कमरे में उस अंकल और उसके अलावा इस समय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, सीसीटीवी भी नहीं है, और है भी तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है मान लीजिए, अब उसकी दुविधा पड़ गई है कि मैं आखिर बोलूँ तो क्या बोलूँ। आप बताइए उसे क्या बोलना चाहिए। अगर वो बोलती है कि अंकल आप वाई में जाओ तो वो नैतिक है या अनैतिक है, और यदि वो कहती है कि अंकल आप यहीं अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाओ तो वो नैतिक है या अनैतिक है, और आप पाएंगे कि अजीब सी दुविधा है, क्योंकि दोनों ही मामलों में उसको अनैतिक होना ही पड़ेगा। एक मामले में उसको अपने हॉस्पिटल के प्रति जिम्मेदारियों से अनैतिक होना पड़ेगा और दूसरे मामले में उसे अपनी मानवीय जिम्मेदारियों से अनैतिक होना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं एथिक्स और मॉरलिटी का डिफरेंस। आप सोचेंगे ये तो अजीब सी बात होगी, तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल के बाद फिर हम आते हैं इस बात पर कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। कल्पना कीजिए कि एक केस कोर्ट में चल रहा है और आपको बताइए कि हमारे देश में जो लीगल सिस्टम है, किसी क्रिमिनल ऑफेंस में ये जरूरी है कि उस एक्यूज्ड यानी कि आरोपी व्यक्ति की तरफ से केस लड़ा जाए, उसे पूरा मौका मिले
सुनवाई का ही बड़ा जरूरी है। और यदि कोई और तैयार ना हो या तैयार हो भी तो भी उसकी तरफ से ये तो माना ही जाता है कि जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से सरकारी वकील होता ही होता है, और एक्यूज या आरोपी जो है उसकी तरफ से यदि प्राइवेट वकील ना भी हो तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वकील उपलब्ध करवाए। तो मान लीजिए कि कोई फेमस वकील है जो उस एक्यूज का वकील है, आरोपी का वकील है, और केस चल रहा है अदालत में। उसे साबित करना है कि उसका जो मुवक्किल है यानी कि जो आरोपी है वो बेगुनाह है, बेकसूर है, वो अपराधी नहीं है, और वो साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कल्पना कीजिए कि केस इस चीज का है कि उसने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की, या यूं मान लीजिए कि केस इस चीज का है कि उसने अपनी पत्नी को दहेज के लोभ में जिंदा जला के मारने का प्रयास किया है। मान लीजिए ये आरोप है। वकील का अपना धर्म है, वकील अपने वकील को बचाने का पूरा प्रयास करता ही है। जो उसका जो कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है एडवोकेट्स का, उसके तहत ये जायज भी है, वो बचा रहा है। और इतने में अंत में जिस लड़की के बारे में बात चल रही है वो लड़की बहुत घायल अवस्था में, लेकिन अंत में वो फैसला करती है कि मैं कोर्ट में जाकर अपनी बात रखूंगी, और वो कोर्ट में आती है बात रखने के लिए। और जब वो कोर्ट में आती है कटघरे में, जज साहब को अपनी आप बीती सुनाती है। वो आप बीती इतनी प्रामाणिक है, वो लगातार साथ में रो भी रही है, उसकी आंखें आंसू भी आ रहे हैं, उसका शरीर जला हुआ भी है, किसी तरह से वो जिंदा बची है, और अभी भी नहीं पता कि वो कितना बचेगी अगर बचेगी तो। और जब उसने पूरी कहानी कह ली और जज ने इस वकील से कहा कि अब आप चाहें तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं ताकि आपको भी सुनवाई का मौका मिले। अब इस वकील के अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं, ये लड़की एकदम सच बोल रही है और इसके मुवक्किल को सजा मिलनी ही चाहिए। और इसका जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी वाला मामला है, व्यावसायिक नैतिकता का जो मामला है, उसके हिसाब से इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ मुश्किल सवाल पूछे, जिन सवालों के जवाबों से ये तय हो सके कि नहीं, इसका मुवक्किल दोषी नहीं है, वो बेगुनाह है। इसके पास 2-3 ऐसे सवाल हैं जो ये पूछेगा तो शायद वो लड़की फंस जाएगी, उलझ जाएगी उन सवालों में, क्योंकि उसको लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं। और ये सवाल केवल इसको पता है, इसके मुवक्किल को ही नहीं पता है। अब ये उसके पास गया सवाल पूछने के लिए, इसके मन में बड़ी खतरनाक दुविधा है कि मैं ये 2-3 सवाल पूछ के अपने मुवक्किल का केस मजबूत करके उसको बचा लूं, या मैं ये 2-3 सवाल नहीं पूछ के इस लड़की का केस मजबूत होने दूं और अपने मुवक्किल को, जो कि इसको लगता है कि गुनहगार है, सजा होने दूं। अब मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि आपकी राय में इनमें से कौन सी स्थिति में वकील नैतिक है और कौन सी स्थिति में वकील अनैतिक है। और फिर पाएंगे कि दोनों ही स्थितियों में अनैतिक तो होना ही पड़ेगा। नैतिकता की दुनिया ऐसी है नहीं कि आप एक तरफा तरीके से नैतिक हो जाएं या एक तरफा तरीके से अनैतिक हो जाएं। हमारे जीवन में ऐसी हजारों स्थितियां आती हैं जहां आपको नैतिक और अनैतिक होना पड़ता है, नैतिक या अनैतिक होना संभव नहीं होता। ये जो दुविधा है ये एथिक्स और मोरालिटी की दुविधा है। अब इन दुविधाओं से परिचित करवाने के बाद मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई होगी कि आखिर इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। एक शब्द हमारे सामने है एथिक्स और एक शब्द हमारे सामने है मोरालिटी। तो अगर मैं इन दोनों शब्दों को सबसे पहले केवल लिख दूँ, एक शब्द है एथिक्स और एक है मोरालिटी। अब हिंदी की दुविधा ये है कि इनका अनुवाद बहुत सटीक नहीं हो पाता, लेकिन कहने के लिए एथिक्स का अनुवाद नीति शास्त्र किया जाता है और मोरालिटी का नैतिकता करते हैं। मैं तो समझाऊंगा इस अनुवाद में भी क्या समस्या है। एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है, क्या समानता है, पहले एक बात स्पष्ट कर दूं ताकि कोई दुविधा आपको ना हो जाए। 2 तरह के अंतर, 2 अलग-अलग सेंस में ये अंतर हम देख सकते हैं। पहले मैं सेंस 1 समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। सेंस 1 का मतलब है कि एक नजरिए से, क्योंकि जब शब्दों के एक से ज्यादा मतलब हो तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब किसी शब्द की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कौन से अर्थ में उसकी बात हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले सेंस 1 देखते हैं। सेंस 1 में जो एथिक्स शब्द है, अगर मैं उसकी बात आपसे करूं तो सेंस 1 में एथिक्स शब्द का मतलब होता है एक विषय, एक डिसिप्लिन। आपने सुना होगा कि एक विषय है दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। फिलोसफी मेरा सबसे प्रिय विषय है, मैंने यूपीएससी के कई साल उस विषय को पढ़ाया भी है, खुद भी उससे मैंने यूपीएससी के एग्जाम दिए हैं, और बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रिय, बहुत ही सुंदर विषय फिलोसफी है। तो फिलोसफी की ब्रांचेस में से एक ब्रांच का नाम होता है एथिक्स। कुछ लोग कहते हैं फिलोसफी की 3 ब्रांचेस हैं, कुछ लोग और बढ़ाते हैं, कुछ लोग बढ़ाते 10 ब्रांचेस कर देते हैं। पर यह सहमति है कि अगर आप 3 भी ब्रांचेस करेंगे तो भी उनमें से एक ब्रांच का नाम एथिक्स मानना होगा। एथिक्स का मतलब है इस बात का विज्ञान, इस बात का अध्ययन कि समाज के नजरिए से या एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से किन चीजों को नैतिक, किन चीजों को अनैतिक मानना चाहिए, और एक नैतिक जीवन जीने की क्या कसौटियां हो सकती हैं, क्या असूल हो सकते हैं, और कैसे हम जीवन को और नैतिक बनाएं, ये सारी बातें जिसमें आती हैं उसको बोलते हैं एथिक्स या नीति शास्त्र। जब हम एथिक्स को विषय के रूप में लेते हैं तो इसका सबसे अच्छा अनुवाद निश्चित रूप से नीति शास्त्र होता है। और नीति शास्त्र, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, नीति शास्त्र का मतलब है वह विज्ञान जो नैतिकता से जुड़े सभी विषयों को डिस्कस करता है। विज्ञानों के 2 प्रकार माने गए हैं, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। सामान्यतः डिस्क्रिप्टिव विज्ञान यानी वर्णनात्मक विज्ञान केवल ये बताते हैं कि क्या है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये बताती है क्या है, जगत का सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। वो ये बात नहीं करते कि क्या होना चाहिए। जो विज्ञान क्या है के साथ साथ या क्या है के स्थान पर ये बताने में रुचि रखे कि क्या होना चाहिए, उसे कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। और नॉर्मेटिव साइंसेज में से सबसे महत्वपूर्ण साइंस जिसको माना गया है उसको बोलते हैं नीति शास्त्र, क्योंकि नीति शास्त्र की ज्यादा रुचि ये बताने में है कि क्या होना चाहिए, क्या अच्छा होगा, क्या नहीं करना चाहिए। तो चाहिए मूलक विषयों को नॉर्मेटिव साइंसेज या मानकीय विज्ञान कहने की परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है, उस हिसाब से इसको कह सकते हैं। तो पहले सेंस में एथिक्स तो वो नीति शास्त्र, और
एथिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या है? एथिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ये कि हमारा जो आचरण है, हमारे जो कर्म है, उन कर्मों को हम किस किस प्रकार से बांट सकते हैं। और एथिक्स के लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों को सामान्यतः 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। कुछ कार्यों को नैतिक कह सकते हैं, कुछ को अनैतिक कह सकते हैं। ये 2 शब्द आपने सुने ही होंगे। एक तीसरा शब्द भी है, और तीसरा शब्द है निर्नैतिक। आप सोचेंगे अरे ये कौन सा शब्द आ गया? अगर मैं आपको अंग्रेजी में इन शब्दों का अनुवाद करके बताऊं तो नैतिक के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है मोरल, अनैतिक के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है इमोरल। ये दोनों शब्द आपको पता ही है। निर्नैतिक के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है नॉन मोरल, यानी जो कार्य नीति शास्त्र से सुसंगत हैं या समाज की नैतिक संहिताओं से सुसंगत हैं, उन्हें हम कहते हैं कि भाई वो नैतिक कार्य हैं। ठीक बात है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, अगर आप सड़क पर जा रहे हो और कोई गरीब व्यक्ति, कोई बेचारा व्यक्ति आपको नजर आए और आप उसकी मदद में उसे कुछ खिला दें, तो सामान्यतः दुनिया में हर व्यक्ति या दुनिया का हर समाज या दुनिया का हर नीति शास्त्र कहेगा कि आपका कार्य नैतिक है। देखिए, एथिक्स की दुनिया में प्रायः ऐसा एक भी कार्य नहीं है जिस पर दुनिया भर में हर समय हर काल में सहमति होगी, हर स्थान में सहमति होगी कि यह नैतिक ही है। लगभग किसी भी कार्य को किसी न किसी कंटेक्स्ट में अनैतिक कहा जा सकता है, किसी भी कार्य को किसी न किसी कंटेक्स्ट में नैतिक कहा जा सकता है। इस पर कभी और विस्तार में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये समझें कि भूखे को खाना खिलाना सामान्यतः नैतिक ही माना जाएगा, 1000 में से 999 परिस्थितियों में नैतिक ही माना जाएगा, उसे अनैतिक नहीं माना जाएगा। फिर हो सकता है कि रास्ते में आपको एक व्यक्ति मिले जिसके पास भोजन करने के पैसे नहीं, उसने आपसे हेल्प मांगी और किसी व्यक्ति ने उसकी हेल्प करने के स्थान पर उसकी मरम्मत कर दी, उसकी पिटाई कर दी, उसकी 3-4 गालियां बक दी। मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति कहेगा कि ये अनैतिक है, इमोरल है। भाई कोई परेशान व्यक्ति है, आप उसकी मदद नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, तो कम से कम शांत रहो, उसे पीड़ित तो मत करो। तो किसी पहले से पीड़ित व्यक्ति को और पीड़ित करना सामान्य स्थितियों में 1000 में से 999 स्थितियों में इसको अनैतिक ही कहा जाएगा, जब तक कोई और कंडीशन ना हो। जैसे मान लीजिए ये पता लगे कि वो बहुत जघन्य अपराधी किस्म का व्यक्ति है, इसलिए आप उसकी मदद नहीं करना चाहते, तो ये बात हो जाएगी। सामान्य स्थितियों में एक ऐसे व्यक्ति की मदद न करना, बल्कि उसको प्रताड़ित करना जो मदद का आकांक्षी है, परेशान है, बेचैन है, हम कहेंगे कि ये एक्शन इमोरल है। नॉन मोरल का मतलब होता है जो एक्शन ना मोरल हो ना इमोरल हो, जो दोनों से अलग किस्म का एक्शन हो। जैसे पानी पीना, जैसे अपनी किताब लेके अपने हिसाब से उसको पढ़ना, जैसे सैर पे जाना। आप किसी को ना परेशान कर रहे हैं, ना किसी की मदद कर रहे हैं। जिस कार्य से समाज में किसी को ना फायदा हो रहा हो, ना समाज में किसी को नुकसान हो रहा हो, जिस कार्य को नीति शास्त्र की दृष्टि से अच्छा भी ना कह सके, बुरा भी ना कह सके, सामान्य कार्य है। कपड़े धोना, अपने कपड़े धोना, ठीक है, ना नैतिक है ना अनैतिक है, निर्नैतिक कार्य है। अगर मैं आपसे कहूँ तो पहली सेंस में नीति शास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं नैतिकता का, अनैतिकता का, निर्नैतिकता का। और इस सेंस में रिलेशनशिप क्या बना? अगर मैं सेंस 1 की बात कर रहा हूँ तो रिलेशनशिप ये बना कि एक है बड़ा सर्कल, एक है उसके अंदर छोटा सर्कल। नीति शास्त्र हो गया बड़ा सर्कल, यानी कि इथिक्स। इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ये इथिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सर्कल हो गया इथिक्स, और हम कहेंगे कि मोरालिटी इसके भीतर का हिस्सा है, क्योंकि मोरालिटी वह विषय वस्तु है जिसका अध्ययन इथिक्स नाम के विषय में होता है। एक सेंस में अंतर हो सकता है, लेकिन इस सेंस में यूपीएससी या पीसीएस ने पूछा तो नहीं है। ये तो मोटा मोटा अंतर है। इसके अगर आप पोथियां पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं, जो यूपीएससी के सिलेबस से मैच नहीं करती। पीछे से जो सिलेबस विश्वविद्यालयों में है और जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसके नेचर में, उसकी अप्रोच में, उसके कंटेंट में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है, ना कि फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। उसमें फिलोसफी का हिस्सा तो है, किंतु वो प्योरली फिलोसफी की ब्रांच के सेंस में पाठ्यक्रम नहीं है। तो एक अंतर ये हुआ, लेकिन ये अंतर यहाँ उतना काम नहीं आएगा जितना काम हम चाहते हैं कि आए। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि फिर यहाँ पर इसमें क्या अंतर हो सकता है, किस माध्यम से इसके अंतर को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं। मैं जो कह रहा हूँ सेंस नंबर 2, वो दूसरी सेंस क्या है, वो दूसरी समझ क्या है? वो सेंस ये है कि कहीं कहीं हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जहाँ इथिक्स एक विषय के रूप में नहीं आता, बल्कि इथिक्स भी मोरालिटी जैसी सेंस में यूज होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिसिप्लिन में रहना ये अपने आप में मॉरल कार्य है या इथिकल कार्य है, तो आप रहने की अंतर तुम समझ नहीं पा रहे। जैसे मैं 2 वाक्य अंग्रेजी के बोलूँ, दिस इज इथिकल टू बी डिसिप्लिन्ड या दिस इज मॉरल टू बी डिसिप्लिन्ड, आप कहेंगे कि दोनों वाक्य ठीक है। असल में शब्द जो होते हैं, शब्द 100% पर्यायवाची नहीं होते एक दूसरे के, लेकिन शब्दों में अपूर्ण पर्यायता या इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी नाम की चीज कभी कभी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इथिक्स और मोरालिटी इनकम्प्लीट सिनोनिम्स हैं एक खास सेंस में। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि 2 शब्दों का प्रयोग हम इस तरह से करें कि कहीं कहीं तो वो समानार्थक हो जाए, कहीं कहीं समानार्थक ना हो। जैसे मैं आपको 2 शब्द और लेकर बताता हूँ। एक शब्द है आस्था, जिसको फेथ कहते हैं, और एक शब्द है विश्वास, जिसको बिलीफ कहते हैं। ये दोनों शब्द आपने सुने ही होंगे, सीधी सी बात है। अब कुछ मामलों में ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह रखे जा सकते हैं, पर कुछ मामलों में नहीं रखे जा सकते। जहाँ रखे जा सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ईश्वर में आस्था है, ये वाक्य एकदम ठीक है, और मुझे ईश्वर में विश्वास है, ये वाक्य भी एकदम ठीक है। हम ये दोनों वाक्य सामान्य जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और दोनों वाक्यों में एक सेंस निकलती है कि हाँ, मैं एक परम तत्व को मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, और उसके प्रति तर्क हो ना हो, अनुभव हो ना हो, प्रमाण हो ना हो, लेकिन क्योंकि मैं मानता हूँ तो मेरी उसके प्रति जो राय है, उस राय को मैं आस्था या विश्वास कह सकता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है जहाँ आस्था और विश्वास पर्यायवाची की तरह से इस्तेमाल हो गए। अब दूसरी स्थिति, जैसे मैं किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में बात करूं या मैं किसी सामान्य प्राकृतिक घटना के बारे में बात करूं, और मैं कहूं मुझे विश्वास है कि कोरोना 1 महीने बाद खत्म होने लगेगा, और मैं कहूं
मुझे आस्था है कि कोरोना 1 महीने बाद खत्म होने लगेगा। अब आपको अटकना सा लगेगा, अभी ये बात थोड़ी ठीक नहीं हो रही है। या मैं कहूँ बादलों को देखकर मुझे विश्वास है कि कल बरसात होगी, और फिर मैं कहूँ बादलों को देखकर मुझे आस्था है कि कल बरसात होगी। आप कहेंगे यार आस्था का इस्तेमाल यहाँ मत करो, यहाँ विश्वास ठीक शब्द है। और इसका मतलब जो दो शब्द पर्यायवाची जैसे हैं वो भी 100% सिचुएशन से पर्याय नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर्याय होते हैं, कहीं कहीं पर्याय नहीं होते हैं। इस सिचुएशन को भाषा विज्ञान में और जो लिंग्विस्टिक फिलोसफी उसमें कहते हैं इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी है, अपूर्ण पर्यायता है। पूर्ण पर्यायवाची नाम की धारणा एग्जिस्ट नहीं करती है, वो केवल छोटे बच्चों की किताबों में और छोटे बच्चों के अध्ययन के मॉड्यूल्स में आती है, जहाँ कहते हैं कि ये शब्द से पर्यायवाची है। दरअसल कोई भी शब्द 100% परिस्थितियों में किसी दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता। अगर होता तो एक ही शब्द होता, दो ना होते, क्योंकि भाषा विज्ञान जिस नियम पे काम करता है या भाषा जिस नियम पे काम करती है उसको वो प्रयत्न लाघव का नियम, कम से कम प्रयत्नों से अधिक बातें कही जा सके, ये बेसिक प्रिंसिपल है। बिना बात के शब्द ज्यादा बनाना निरर्थक बात है। सोवियत संघ जो आजकल रूस का इलाका है, वहां बर्फ शब्द के 97 पर्यायवाची माने जाते हैं, क्योंकि वहां इतनी तरह से बर्फ जीवन पे असर डालती है कि उनको हर तरह की बर्फ के शब्द करने पड़ते हैं। और भारत में क्योंकि बर्फ का उतना हमारा साफ करना नहीं पड़ता, उतना हमारा आमना सामना नहीं होता, इसलिए हमारे पास उससे पर्यायवाची आमतौर पर 2 या 3 से ऊपर नहीं मिलते हैं। तो सिचुएशन से होता है। फिर आप उन 97 शब्दों का अनुवाद बर्फ कर देंगे तो वो एग्जैक्ट अनुवाद थोड़ा होगा, उसमें थोड़ा सा अंतर बचेगा। तो मैं तो थोड़ा सा हटा, मैंने बड़ी समझाने का प्रयास किया कि इथिक्स और मोरालिटी को जब सेंस नंबर 2 में देखेंगे तो कहीं कहीं वो पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन में रहना इथिकल बात है, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना मोरल बात है, ये बात भी ठीक है। या कोई दूसरी बात कर लीजिए, देशभक्त होना, इट इज इथिकली करेक्ट टू बी ए पैट्रियट, इट इज मोरली करेक्ट टू बी ए पैट्रियट, ये भी ठीक है। देशभक्त होना इथिकल सेंस में अच्छी बात है, देशभक्त होना मोरल सेंस में अच्छी बात है, यानी कि यहाँ ये पर्याय हो गया। इस सेंस में यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछना चाह रहे हैं कि भाई जिन दो शब्दों को पर्यायवाची जैसा माना जाता है क्या उनमें कोई अंतर है? ये दोनों एक ही बातें हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि इन दोनों शब्दों में जो पर्यायता है, समानार्थकता है, सिनोनिमिटी है या सिनोनिमी है, वो आंशिक है। और आंशिक का मतलब कुछ सिचुएशंस में आप इन दोनों शब्दों को समानार्थक मान के चल सकते हैं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया। लेकिन जो भी शब्द अपूर्ण पर्याय होते हैं, जिन शब्दों में 100% पर्यायता नहीं होती किंतु किसी न किसी मात्रा में होती है, उनका जो रिलेशनशिप बनता है वो रिलेशनशिप आमतौर पर इस तरह का बनता है। ये रिलेशनशिप बनती है, आपको पता ही है कि जब आप पढ़ते होंगे इथिक्स की दुनिया में या सॉरी लॉजिक की दुनिया में, तो आपको इस तरह के बहुत सारे डायग्राम देखने को मिलते होंगे, जिसको आप वेन डायग्राम कहते हैं। और वेन डायग्राम विभिन्न शब्दों के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वेन डायग्राम को इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें अगर मैं मान लूँ कि ये चीज़ है इथिक्स और अगर मैं ये मान लूँ कि ये चीज़ है मोरालिटी, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि एक ऐसा एरिया भी है जिसको हम इथिक्स प्लस मोरालिटी कहेंगे, कि जो इथिकल भी है मोरल भी है। और इसका मतलब हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी समझने होंगे जो इथिकल तो हैं किंतु मोरल नहीं है, और कुछ ऐसे जो मोरल तो हैं किंतु इथिकल नहीं, और कुछ ऐसे जो इथिकल भी हैं और मोरल भी। ये रिलेशनशिप आमतौर पर उन सभी कंसेप्ट के बीच में है जो बहुत नजदीकी कंसेप्ट होते हैं, जैसे धर्म और नैतिकता, ये संबंध बन जाएगा, या कानून और नैतिकता, ये कंसेप्ट बन जाएगा। ऐसे में बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने लेके आने वाला हूँ। सभी कंसेप्ट में प्राय आप पाएंगे कि संबंध कुछ ऐसा बनेगा। तो दोनों अंतर क्या है? समानता समझ में आ रही, अब देखिए कि अंतर क्या है। अगर मुझे अंतर बताना हो इथिक्स और मोरालिटी में, और 3-4 अंतर बताने हो, तो मैं ये कहूँगा, देखिए जो शुरुआती 2 एग्जाम्पल थे उसको दिमाग में रखकर सोच के देखिए। मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल का एक सेल्स का व्यक्ति है, काउंसलिंग का व्यक्ति है, एडमिशन इंचार्ज है, उसका उस ऑफिस में होना, वहां से वेतन लेना, उस वेतन के बदले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हॉस्पिटल के साथ, अपने संगठन के साथ बेईमानी ना करे। इसलिए उसका फर्ज बनता है कि वो कहे कि आप यही इलाज करवाइए, पर एक उसका व्यक्तिगत मन भी तो है। और ऐसे सिचुएशंस में जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति सामने हो जो बहुत बेचारा है, गरीब है, असहाय है, उसकी असहाय स्थिति को देखकर उसका वो वाला जो व्यक्तिगत नैतिक मन है वो जाग जाता है। उसका मन करता है कि वो अपने व्यावसायिक संबंधों, व्यावसायिक हितों, व्यावसायिक नैतिकता से थोड़ा सा हटकर निजी नैतिकता के पक्ष में जाए, क्योंकि निजी नैतिकता वाला काम करके जो संतोष मिलता है वो संतोष कहीं और नहीं मिलता है। अपराध की भावना, पाप की भावना, गिल्ट फीलिंग मन में नहीं आती है उसमें। और दूसरा एग्जाम्पल था वकील साहब का। इन दोनों सिचुएशंस में अगर आप देखेंगे, एक तरफ प्रोफेशनल एथिक्स है कि मैं जिस व्यवसाय में हूँ उस व्यवसाय की जिम्मेदारी, उस व्यवसाय में होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, एक तरफ वो है। और दूसरी तरफ क्या है, मैं एक इंसान भी तो हूँ, समाज का हिस्सा भी तो हूँ, समाज का एक समझदार संवेदनशील इंसान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, दूसरा पक्ष है। कभी कभी इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाते हैं, और जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो हम ये कहते हैं कि आपका जो मन प्रोफेशनल दायित्वों से जुड़ा है वो इथिक्स वाला मन है, और जो मन पर्सनल दायित्वों से जुड़ा है वो आपका मोरालिटी वाला मन है। तो हम कह सकते हैं कि इथिक्स का ज्यादा संबंध व्यवसायिक जगत से, ऑफिस की दुनिया से या बाहरी दुनिया से है। इसको आप प्रोफेशनल कहें या एक्सटर्नल वर्ल्ड कह लीजिए, बाहर की दुनिया कह लीजिए, एक ही बात है। और जो मोरालिटी है उसका ज्यादा संबंध अंदर की दुनिया से है, अगर मैं इसको इंटरनल वर्ल्ड कह दूं उससे है। मेरे भीतर मेरी चेतना, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा, इसके साथ संबंध किसका बनता है, वो संबंध बनता है मोरालिटी का। फिर आप इथिक्स के अनुसार चले, इसके लिए आपके ऊपर बाहर से कंट्रोल्स भी हैं, बाहर से नियम भी हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ इथिक्स होता है। तो नियम ऐसे होते हैं, रूल्स ऐसे होते हैं जो रूल्स आपको इस चीज के लिए बाध्य करते हैं कि आप नैतिक रूप से सही काम करें। तो मैं एक शब्द दे देता हूँ, नियम। हमें नियम बाध्य करते हैं कि इथिक्स का पालन करें।
लेकिन मोरालिटी के लिए नियम बाध्य नहीं करते। मोरालिटी के लिए हमारा अंतर्मन, हमारी अंतरात्मा बाध्य करती है। वो कहती है कि हमें गलत काम करने से बचना चाहिए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब मामला आ जाए अंतरात्मा का यानी कॉन्शियस का, तो आप समझ लीजिए कि मामला मोरालिटी का है, और जब मामला आ जाए ऑफिस के नियमों का, तो समझ लीजिए कि मामला एथिक्स का है। फिर एथिक्स में एक ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि ये सबके लिए एक जैसा होता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, मैं शायद 1-2 लेक्चर्स के बाद इस पर ये क्लास लेने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, और ऑब्जेक्टिविटी का एक सामान्य मतलब है कि सबके लिए एक जैसा होता है। एक निश्चित नियम है, ऑफिस से सब लोगों पर अप्लाई होता है। ऑफिस का कोई भी स्टाफ जब भी दुविधा आएगी इस नियम का पालन करेगा, ये ऑब्जेक्टिविटी है। जबकि मोरालिटी में एक निश्चित मात्रा में सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि मेरी जो राय है वो आपकी राय से अलग हो सकती है, मेरा मन आपके मन से अलग हो सकता है। हो सकता है कि मैं शाकाहारी हूँ, कोई दूसरा मांसाहारी हो, तो किसी जीव के प्रति देखने की जो निगाह होगी मेरी उस व्यक्ति से अलग हो सकती है, और ऐसा होते हुए हम अपने अपने अर्थ में नैतिक हो सकते हैं, मॉरल हो सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है, बहुत बेसिक सा बताइए कि पहली सेंस में तो एथिक्स विषय है, मोरालिटी उसकी विषय वस्तु है। वो तो एक सेंस है जिस सेंस में प्रायः पूछा नहीं जाता है, अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिएगा। दूसरे सेंस में एथिक्स का मतलब है वे नैतिक मान्यताएं, वे नैतिक अपेक्षाएं जो हमारा संगठन, हमारा समाज, हमारी दुनिया, जो बाहर की दुनिया है हमसे करती है, नियम बनाती है। वो नियम ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबको मान्य होते हैं। यदि हम उससे विचलन करते हैं तो एक तरह का अपराध होता है या एक तरह की उच्छृंखलता होती है। और नैतिकता का संबंध है उन आंतरिक चीज़ों से जो हमारे मन में है, अंतरात्मा में है, और हमारा मन करता है कि उसके अनुसार हम चलें, और वो हमें खुद को डिफाइन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखिए 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। तो 3 स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, एक बार इसको मिटा के थोड़ा सा बोर्ड को साफ करके समझने का प्रयास करते हैं कि वो 3 स्थितियाँ क्या क्या बनेंगी। और इस चित्र के हिसाब से आपको पता है कि 3 स्थितियाँ बन सकती हैं, और 3 स्थितियाँ देख लेते क्या है। एक स्थिति तो जो मैंने आपसे पहले कहा था, ये वाली स्थिति है जहाँ दोनों चीज़ें मर्ज हो रही हैं। इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इथिकल भी हों और मोरल भी हों। जैसे एक तो डिसिप्लिन में रहना है ना, और ईमानदार होना, चोरी ना करना, बेईमानी ना करना, भ्रष्टाचार ना करना, इथिकल भी है, मोरल भी है। बेसिक सेंस में कहूँ तो आपकी बाहरी दुनिया की वो नैतिक मान्यताएं जो आपकी अपनी आंतरिक नैतिक मान्यताएं भी बन चुकी हैं, वहाँ आपको कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दुविधा नहीं होगी, वहाँ आप इथिकल प्लस मोरल एक साथ हो पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है कि आप वकील हैं, आपका जो मुवक्किल है उस पर एक केस चल रहा है। आपने उससे अकेले में खूब खुल के बात किया, आपने उससे कहा देखो ईमानदारी से बताओ तुमने अपराध किया या नहीं। वकील के तौर पर मैं बचाऊंगा तो सही, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे पता रहेगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रयास कर पाऊंगा। और उस मुवक्किल ने एकदम ईमानदारी से बताया कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, या मैडम मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया है, ये गलत फहमी है, या मुझे जानबूझ के फ्रेम किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। उसने आपको 10 प्रमाण दिखाए, आप कन्विंस हैं कि उसने अपराध नहीं किया। अब ये वकील इस व्यक्ति को बचाने के लिए जितना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा उसके मन में कन्फ्लिक्ट नहीं आएगी। उसका एथिक्स भी कहता है कि अपने मुवक्किल को बचाऊं, उसकी मोरालिटी भी कहती है अपने मुवक्किल को बचाऊं। और यदि बाहर की दुनिया की अपेक्षाएं और मेरी अंतरात्मा की मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, ये दोनों मर्ज हो जाती हैं, मैच कर जाती हैं, सिंक में रहती हैं, सिंक्रोनाइज रहती हैं, सुसंगत रहती हैं, हार्मोनियस हैं, कोहेरेंट हैं, एक दूसरे से टकराव में नहीं है, कोई टकराव के बीच में नहीं है, तो मैं कहूँगा आई एम एथिकल एज वेल एज मोरल। मैं एथिकल भी हूँ, मोरल भी हूँ, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। लेकिन कुछ स्थितियों में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। कुछ स्थितियों में आपको चुनना पड़ेगा कि आप एथिकल हो या मोरल हो। और एथिकल मोरल के वही दोनों एग्जाम्पल फिर से याद कर लीजिए। अगर उस अस्पताल के स्टाफ मेंबर ने उस व्यक्ति से कहा कि आपको इसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना चाहिए, यहीं करवाइए, कहीं और मत जाइए, तो वो इथिकल है किंतु वो मोरल नहीं है। और यदि उस व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं आपको वही हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वो भी उतना ही अच्छा हॉस्पिटल है, आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो मोरल तो है किंतु उस केस में इथिकल नहीं है। इसी प्रकार वकील यदि उसने एडवोकेट होने के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम किया तो इथिकल है किंतु वहाँ शायद मोरल ना रह पाए। और यदि उसने अपने मुवक्किल के खिलाफ जाने का फैसला मन में कर लिया तो शायद इंडिविजुअली मोरल हो जाएगा, किंतु हो सकता है कि उस केस में वो इथिकल ना रह सके। और ऐसी सिचुएशन जीवन में हजारों बार आती है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देकर बात समाप्त करता हूँ। जैसे डॉक्टर है मान लीजिए, और डॉक्टर है भारत में, और भारत में आपको पता है कि यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु अभी परमिटेड नहीं है, मतलब एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, पैसिव अलाउड है, किंतु उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। एक्टिव का मतलब होता है कि डॉक्टर जब अपने तरह से किसी व्यक्ति को मार दे, और पैसिव यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति लाइफ सेविंग डिवाइसेस पे टिका हुआ है, उन डिवाइसेस को आगे ऑपरेट ना करना, उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो ये अंतर आप नेट पर देख लीजिए, या कभी और जिक्र आएगा तो बात करेंगे। अब तो एग्जाम्पल देखिए, कल्पना कीजिए कि डॉक्टर साहब है और उनके सामने एक व्यक्ति आया जो उसके घर में आग लग गई थी, काफ़ी जल चुका है, 90% से ऊपर जला हुआ है, वो व्यक्ति वहाँ पर उनके सामने बेड पे है। डॉक्टर ने मुआयना किया और डॉक्टर बहुत अनुभवी है, उसको अच्छे से पता है कि कुछ भी हो जाए अगले 3 घंटे में इसकी मौत होनी ही होनी है, मेडिकल साइंस में कोई इसको बचा ही नहीं सकता। ये बात उसके परिवार के लोगों को भी समझ में आ रही है, बाकी डॉक्टर्स को भी, नर्सेस को भी सबको समझ में आ रही है। और वो आदमी बहुत तड़प रहा है, उसका पूरा शरीर जल रहा है, तो वो हल्का हल्का बोल पा रहा है, वो केवल इतना इशारा कर, उसके हाथों में फफूले हैं, आंखों में पूरा सब कुछ जला हुआ है। और वो व्यक्ति हाथ जोड़ के इतना ही बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे मार दीजिए, मैं दर्द नहीं झेलना चाहता इतना। डॉक्टर ने आसपास उसके रिश्तेदारों को देखा, सब रिश्तेदार हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हुजूर बचने की संभावना आप बताइए है। डॉक्टर ने कहा कि संभावना, मतलब उसके सामने नहीं, अलग से कहा कि संभावना तो नहीं है।
तो उसके बेटे ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए हम अपने पापा को या अपने पति को इस तरह से दर्द में तड़पते हुए देखना नहीं चाहते, हमारी गुजारिश है कि आप इनको मार दीजिए ताकि कम से कम शांति से मर हो सके। नर्सिस भी कह रही है कि सर ये इतना खराब केस हमने कभी नहीं देखा, इतनी दर्द इतनी पीड़ा कैसे कोई व्यक्ति झेलेगा। सर मैं भी कभी इस कंडीशन में हूँ तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रुकना मत, मार देना बस। और मारने के डॉक्टर कुछ नहीं करना, केवल एक दो डिवाइस हटानी है या एक इंजेक्शन लगाना है, नींद में भेज देना, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। रिश्तेदार भी कह रहे हैं, मरीज खुद भी कह रहा है, बाकी डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, नर्सेस भी कह रही हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि कोई भी डॉक्टर बिना सही प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को पैसिव यूथेनेशिया और किसी भी स्थिति में एक्टिव यूथेनेशिया नहीं देगा। जब तक कोई जिंदा रह सकता है उसको जिंदा रखा ही जाएगा। ये कहता है कोड ऑफ कंडक्ट, ये कहता है कानून, ये कहते हैं नियम। मैं जानता हूँ कि आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैं होता खट से मार देता, लेकिन आप तो है ना, है तो डॉक्टर साहब वहाँ पर, ऐसा तो होगा ही। वही मामला है। अगर डॉक्टर ने कहा देखो भाई मैं तो जिन नियमों से चलता हूँ उन नियमों के तहत आपको मारना अलाउड नहीं, मैं तो आपको नहीं मारूंगा, तो डॉक्टर साहब इथिकल तो हैं, मॉरल नहीं है। और यदि डॉक्टर ने देखा कि सिचुएशन सच में बड़ी खराब है, उसमें दया आई, डॉक्टर ने क्या किया, कुछ तारे वारे हटा के या इंजेक्शन लगा के उस व्यक्ति को शांति से मरने दिया। तो डॉक्टर ने अपने इंडिविजुअल कंसाइंस से चलते हुए मॉरल काम तो किया है, किंतु ये काम कानून की निगाह में, कोड ऑफ कंडक्ट की निगाह में गलत काम है, सही काम नहीं है। ऐसी तो विधा हजारों विधाएं होती हैं। एक और विधा बताता हूँ आखिरी, फिर बात समाप्त करता हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चे का आईएएस का लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट पेपर है, पेपर देने जा रहा था और उससे आधे घंटे पहले उसको खबर मिली कि उसके माता या पिता या किसी घर में देहांत हो गया है और उसकी हालत खराब है। एग्जाम नहीं दिया तो अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। उसकी माँ ने उसे फोन पर बोला है कि बेटा तुम सीधे एग्जाम देने जाओ, पापा की डेड बॉडी घर पे ही है, तुम जब तक नहीं आओगे हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, तुम एग्जाम ठीक से देना, तुम्हारे पापा का आखिरी सपना था। अब वो किसी तरह से मन बना के एग्जाम देने गया, उसकी आंखें आंसू लगातार बह रहे हैं। इन्विजिलेटर ने पूछा उससे कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, वो बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही बोलने लगा फट रोने लग गया। आसपास सब लोग देख रहे हैं, सबको पता लग गया क्या हुआ है। अब सब लोग 3 घंटे में पेपर दे रहे हैं, वो 5 मिनट लिखता है, फिर 10 मिनट तक रोता है, सुबलता रहता है, सिर नीचे कर लेता है। अंत में उसे थोड़ी कोशिश की, लेकिन अंत में उसे पेपर बहुत सारा छूट रहा है। बहुत डिजर्विंग बच्चा है, लास्ट अटेम्प्ट है और आसपास के बच्चे भी उसको जानते हैं। इन्विजिलेटर से उन्होंने कहा कि सर बहुत डिजर्विंग बच्चा है, कंडीशन को देखते हुए इसको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, कुछ 2-4 आंसर छूट रहे कर लेंगे। इन्विजिलेटर कमिटमेंट कर रहा है कि इस बच्चे को हेल्प होनी चाहिए। वो बच्चा कुछ कह नहीं रहा, वो जैसे देखते उसकी आंखें आंसू गिरने लगते हैं, मोटी मोटी सूजी हुई आंखें। वो किसी तरह से अपने आंसर लिख रहा है थोड़े थोड़े करके। इतने में 3 घंटे और 1 घंटी बज गई है। इन्विजिलेटर साहब की जिम्मेदारी है सबसे उत्तर पुस्तिका लेना। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर वो उससे उत्तर पुस्तिका छीन लेंगे तो ठीक है, पर बोल लेंगे। और यदि उसको चुपके से कहेंगे ठीक है बेटा 15 मिनट काम कर लो एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, या जब तक मैं मैनेज कर सकता हूँ करूँगा, मैंने देखा है कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा घंटा एक्स्ट्रा लिख लो, कोई बात नहीं मैं मैनेज करूँगा। बाकी सारा स्टाफ भी कह रहा कि हाँ सर इसकी हेल्प कीजिए। नहीं जो प्रतिस्पर्धी बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि हेल्प कीजिए, और सब मिलकर गेट पे खड़े हो गए, कोई दिक्कत ना हो, कहीं फ्लाइंग स्क्वाड आ जाए, कुछ हो जाए, बच्चों को दिक्कत ना हो, सब कोऑपरेट करने को तैयार है। तो यदि इन्होंने कहा कि ठीक है तुम लिखो, हम मैनेज करते हैं 15-20 मिनट, तो मॉरल बट अनइथिकल। और यदि कहा कि देखो बेटा नियम सबके लिए समान है और हमें जो बताया गया है वो 3 घंटे का टाइम नहीं देना है, इथिकल, लेकिन मॉरल नहीं, इमोरल जैसा। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे एथिक्स और मोरालिटी में क्या अंतर है, इसका पूरा आंसर आपको बताना 2 मिनट में, तो आप कहेंगे एथिक्स और मोरालिटी का अंतर समझने के लिए 2 संदर्भ समझने जरूरी है। नंबर 1, यदि एथिक्स शब्द का अर्थ नीति शास्त्र अर्थात एक विषय के रूप में लें तो एथिक्स और मोरालिटी में विषय और उसके अंग का संबंध है। एथिक्स एक विषय है जो नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक व्यवहारों या कार्यों का अध्ययन करता है, और नैतिक कार्य या नैतिकता उसकी विषय वस्तु के रूप में उसके भीतर पड़ी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरे अर्थ में एथिक्स और मोरालिटी अपूर्ण पर्यायवाची हैं। कुछ संदर्भों में ये दोनों शब्द पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे इट इज इथिकल टू बी ऑनेस्ट एंड इट इज मॉरल टू बी ऑनेस्ट, यहाँ ही पर्यायवाची है, दोनों ही नैतिकता के अर्थ में। किंतु कहीं कहीं इनमें कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं, इनमें विरोध पैदा होता है। और विरोध कब पैदा होता है, जहाँ एक तरफ व्यवसाय या समाज या कानून की नैतिकता होती है और एक तरफ व्यक्तिगत नैतिकता होती है। और फिर आप बताएंगे कि इनमें अंतर 3-4 होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। जो इथिक्स है बाहरी दुनिया की बात है, मोरालिटी आंतरिक दुनिया की बात है, उसमें नियम काम आते हैं, इसमें अंतरात्मा काम आती है, वो सब बताएंगे। और फिर आप कहेंगे इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जो मैंने 4-5 एग्जाम्पल दिए उनमें से जो एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा अपने दिल के नजदीक लगे, 1 या 2 एग्जाम्पल लिखिए और बात को समझ लीजिए। मेरा ख्याल है कि एथिक्स पे होने वाली चर्चा आपको अच्छी लगेगी। ये मैंने पहली बार इस तरह से बात की एथिक्स पर। एथिक्स मेरा बहुत प्रिय विषय है और वो फिलोसफी का हिस्सा भी है, साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, और ये दोनों विषय बहुत ही अच्छे विषय हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स में बताइएगा, और अगर कुछ शब्द आपको एथिक्स में से परेशान करते हो, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो वो लिखिएगा कमेंट में। मैं कोशिश करके बीच बीच में कुछ वीडियो बना के